Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो वो स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जानेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इवोल्यूशन हुई है और कैसे कैसे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कितना टाइम इसको फ्रेम करने में लिया और कैसे जो है ये हमारा फोर्स के अंदर आया, उन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो देखिए आप अपनी साथ के साथ अपनी पॉलिटी की जो बुक है उसको साथ के साथ ओपन कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको रीड कराया जाता है, जैसे जैसे आपको बताया जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने पॉइंट रीड कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी जो है ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया था। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके द्वारा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण का कार्य स्टार्ट किया गया था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस तरीके से फोर्स में आई और कैसे जो है उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न किए गए, उसके लिए जो आइडिया है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है और कैसे जो है उसको एक्सेप्टेंस मिली कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा कैसे इंडियन जो पीपल हैं उनको एक्सेप्टेंस दी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म कर सकते हैं और अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो देखिए जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो सबसे पहले इवॉल्व हुआ 1937 के अंदर और ये फर्स्ट टाइम किसके द्वारा पुट किया गया, ये एम.एन. रॉय के द्वारा पुट किया गया, जो कि ये एक पायनियर भी हैं। मतलब एक आप इनको बोल सकते हैं कि ये जो है इन्होंने इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी। एक तरीके से उनका पायनियर इनको बोला जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम 1935 के अंदर आईएनसी के द्वारा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके द्वारा इसको ऑफिशियली जो है डिमांड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया जाए, जिसके अंदर जो है इंडियन पीपल अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे। उसके बाद 1938 के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड रखी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया जाए ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकें और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्ट की जाए। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जितने भी जो एडल्ट पीपल हैं उनको क्या दिया जाए, उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएं ताकि वो जो है अपने लिए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट कर सके और वो उनकी बात को उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पुट कर सके और उसके अंदर जैसे जो भी व्यूज़ जो पुट किए जाएंगे उनको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके अंदर उनको क्या दी जाए, उनको प्रेफरेंस दी जाए उनके व्यूज़ को। उसके बाद फाइनली जो है इस प्रपोज़ल को वो एक्सेप्ट किया गया अगस्त ऑफर के द्वारा, जो कि 1940 के अंदर आया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया। इससे पहले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। 1942 के अंदर जो हमारा क्रिप्स मिशन आया था, जिसके जो चेयरमैन थे वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो कि कैबिनेट कमीशन के भी एक मेंबर थे। तो वो क्रिप्स प्रपोजल लेके आए, क्रिप्स मिशन लेकर आए, जिसके अंदर बात की गई कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो ख़त्म होगा, यानी 1939 के अंदर जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था और ये 1945 तक चला था। तो इन्होंने कहा कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड हो जाएगा उसके बाद जो है आप अपने लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो और उसके लिए आपको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाने के लिए भी फ्रीडम दी जाएगी। लेकिन इसमें क्या किया गया कि जो मुस्लिम लीग थी वो अपने लिए सेपरेट जो स्टेट है उसकी डिमांड कर रही थी, यानी पाकिस्तान की डिमांड चल रही थी कि इंडिया को डिवाइड करके टू जो है इन कंट्री क्रिएट कर दिए जाए। इसलिए उन्होंने इस डिमांड को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्म करने की जो डिमांड है उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इंडिया के साथ कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके साथ मर्ज करके बनाए। वो चाहती थी कि अलग अलग कंट्री बनाई जाए और उसके बिहाफ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्रिएट की जाए। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के अंदर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की गई जो ज़्यादा से ज़्यादा और मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर सके, ताकि जो है वो इस डिमांड को एक्सेप्ट कर सके। तो कैबिनेट मिशन के अंदर भी ये प्रोविज़न किया गया, लेकिन उसके अंदर भी क्या डिमांड रखी गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक ही बनाई जाएगी, ना कि दो। उसके बाद कंपोजिशन कैसे की गई, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की जो उसकी कंपोजिशन है
उसके बारे में हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो हमारी नवंबर 1946 के अंदर उसको बनाया गया अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 के अंदर, उसके अंदर जो है उसके अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया। इसकी टोटल स्ट्रेंथ जो है 389 रख दी गई। मतलब इसमें जो है 389 मेंबर होंगे, जिसमें से 296 जो सीट्स है वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट कर दी गई, यानी जिनके ऊपर जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो रूल करती थी। बाकी की जो 93 सीट्स हैं वो प्रिंसली स्टेट को दी गई, जिनके ऊपर जो है लोकल जो रूलर थे वो हमारे रूल करते थे। आउट ऑफ 296 सीट्स जो ये ब्रिटिश इंडिया के लिए जो 296 सीट्स रखी गई थी, उनके अंदर 292 जो मेंबर हैं वो 11 जो गवर्नर की प्रोविंसेस हैं उनके अंदर से चुने जाएंगे। यानी जो बंगाल, बिहार, जो बंगाल है, इसके साथ साथ मद्रास, ये सारी की सारी जो प्रोविंसेस हैं, मद्रास, बॉम्बे और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बलूचिस्तान, असम एक्सेट्रा, ये 11 जो प्रोविंसेस जो गवर्नर की प्रोविंसेस हैं उनके अंदर से 292 जो मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे, और बाकी के जो 4 मेंबर हैं वो चीफ इलेक्शनर जो प्रोविंसेस थे उनमें से सेलेक्ट किए जाएंगे। अब ये चीफ जो कमिश्नर प्रोविंसेस, इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? एक अंडमान निकोबार आता है, एक कुर्ग जो एरिया है वो आता है, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान का एरिया आता है, और साथ के साथ दिल्ली। ये 4 जो एरिया हैं वो हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के अंदर आते हैं। इनमें से जो है एक एक सीट जो है इन एरिया को दी गई। उसके बाद देखिए, हर एक जो प्रोविंसेस है उनको जो सीट अलॉट की गई है वो उनकी पॉपुलेशन के बेस पर की गई है, कि जिस हिसाब से उनकी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूटेड की गई हैं। अगर हम बात करें कि जो 10 लाख यानी 1 मिलियन को हम शो कर सकते हैं 10 लाख से, तो 10 लाख पीपल को के ऊपर जो है 1 सीट को अलॉट किया गया, यानी 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर 1 सीट को अलॉट किया गया। इसके साथ साथ देखिए कि पूरी की पूरी जितनी भी सीट्स थी उनको 3 कम्युनिटीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया गया। इनके अंदर जो है 3 कम्युनिटीज़ कौन सी थी? मुस्लिम, सिख्स और जनरल। जनरल के अंदर कौन कौन से आ गए हैं? मुस्लिम और सिख्स को छोड़कर जो बाकी की पॉपुलेशन है वो हमारी जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाती है, और इसके अनुसार ही पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया गया। और इसके अंदर क्या होता था कि जो हमारी जिस भी सीट्स पर आपको वोट देना है, मान लिया एक जो है मुस्लिम्स के लिए सीट है, अगर उसके ऊपर जो आपने वोट डालना है तो उसके ऊपर सिर्फ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वही वोट देगी, और इसके साथ अगर सिख के लिए कोई पोस्ट है तो उसके लिए ओनली सिख कम्युनिटी जो है क्या करेगी? वोट देगी, इलेक्ट करेगी। इसके साथ साथ जो जनरल के अंदर बाकी जो कैटेगरी की जितनी भी कम्युनिटीज़ बचती हैं, उनकी जो भी सीट बचती हैं, तो बाकी की कम्युनिटीज़ जो हैं वो इनको इलेक्ट करेंगी। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर इनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी। इसके साथ साथ देखिए कि हर एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव इनके अंदर इलेक्ट किए गए थे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर हर एक कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्ट किए गए थे। और जो वोटिंग है वो किसके थ्रू की गई थी? जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे कि हमारी राज्यसभा के जो मेंबर है इलेक्ट किए जाते हैं, सेम इसी मेथड से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो इलेक्ट किए गए थे। इसके साथ साथ देखिए जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ के जो रूलर थे, जो वहाँ के हेड थे, उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। तो इस तरीके से हमें क्या पता लगता है कि जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या है? वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी, यानी इसमें जो है कुछ मेंबर जो है इलेक्ट किए गए थे और कुछ मेंबर जो है इसके अंदर नॉमिनेट किए गए थे, और काफ़ी सारे मेंबर इसके अंदर जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। कौन कौन किसके द्वारा इलेक्ट किए गए थे? जो हमारी प्रोविंशियल असेंबली हैं उनके द्वारा। जैसे हमारी जो स्टेट्स असेंबलीज़ हैं वो क्या करती हैं? जो हमारी स्टेट के अंदर जो असेंबलीज़ हैं वो हमारी राज्यसभा के लिए मेंबर को क्या करती हैं? इलेक्ट करती हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जितने मेंबर थे वो प्रोविंसेस असेंबली के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। और ये किसके बेस, और बाकी की जो ये जो प्रोविंशियल असेंबली हैं ये भी किसके द्वारा इलेक्ट किए गए थे? ये भी लिमिटेड इनकी फ्रेंचाइज थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है फुल्ली जो एडल्ट फ्रेंचाइज है वो नहीं थी, यानी सबको वोटिंग अधिकार प्राप्त नहीं थे।
इसमें से सिर्फ कुछ एक लिमिटेड जो मेंबर थे उनको ही वोटिंग राइट दिए गए थे, जो लिमिटेड जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो टैक्स वगैरह पे करते थे, जो रिच पर्सन थे उनको जो है कुछ वोटिंग राइट दिए गए थे। वो जो है वो क्या करते थे, वो इन प्रोविंसेस असेंबली के अंदर जो मेंबर थे होते थे उनको इलेक्ट करते थे, और फिर ये जाकर इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उनको इलेक्ट किया इनडायरेक्टली। तो इस तरीके से डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा इनको इलेक्ट नहीं किया गया, ये किसके द्वारा इलेक्ट किया गया, इनडायरेक्टली जो है जो हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर जो मेंबर हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया गया। तो देखिए जो इलेक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो हेल्ड हुए जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में 1946 के अंदर जो है इसके लिए इलेक्शन हेल्ड किए गए, वो भी 296 पोस्ट के लिए। इसमें से जो आईएनसी ने 208 जो सीट्स हैं वो आईएनसी के द्वारा यानी जो कांग्रेस है उसके द्वारा विन की गई, बाकी 73 जो सीट्स हैं वो मुस्लिम लीग के द्वारा की गई विन की गई, और रिमेनिंग जो 15 हैं वो कुछ स्मॉल ग्रुप्स थे, स्मॉल पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा विन की गई। अब बात करें अगर हम प्रिंसली स्टेट की, तो 93 जो सीट्स थी जो प्रिंसली स्टेट को अलॉट की गई थी, तो उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसलिए जो है इनको जो सीट अलॉट की गई थी वो फिल नहीं की गई। उसके बाद देखिए जो हमारी असेंबली थी उसके अंदर किस किस कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे, आप देख सकते हैं इसमें हिंदूज, मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव थे, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस, एससी, एसटीज और इसके साथ साथ वीमेन। तो ये इंक्लूडिंग वीमेन ऑफ ऑल दीज सेक्शन, इन हर एक सेक्शन से जो है वीमेंस भी इसके अंदर थी। इसके साथ साथ देखिए कि इसके अंदर जो है मेनली जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर थे जो उस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, जैसे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, उन सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, एक्सेप्ट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को छोड़कर जो मेन जो लीडर थे उन सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी वर्किंग कैसे की। अभी तो हमने बात की उसकी कंपोजिशन के बारे में कि कैसे जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कितने कितने उसके अंदर मेंबर थे, कैसे कैसे उसको इलेक्ट किया गया। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि इसने वर्क कैसे किया। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को हेल्ड की गई। मुस्लिम लीग ने जो है इसको बायकॉट किया क्योंकि वो डिमांड कर रही थी अलग से सेपरेट स्टेट बनाया जाए जिसका नाम पाकिस्तान हो, इसलिए जो उन्होंने आईएनसी के साथ कोई भी कोऑपरेशन करने से मना कर दिया और उन्होंने इस मीटिंग को बायकॉट किया, उन्होंने इसको अटेंड नहीं किया। और ये मीटिंग जो है सिर्फ ओनली 211 जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा उनके द्वारा इसको अटेंड किया गया। अगर हम बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, एक तरीके से उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट पर्सन थे इनके अंदर। जैसे कि फ्रेंच के अंदर एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, उनके अंदर क्या किया गया, जो ओल्डेस्ट पर्सन है उनको क्या बना दिया गया, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन उसके बाद जो परमानेंट जो प्रेसिडेंट था वो किसको बनाया गया, वो जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको बना दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर जो प्रेसिडेंट है उसको जो हमारा परमानेंट जो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनको इलेक्ट किया गया। इसके साथ साथ देखिए डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामचारी, इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। अब आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। इसके साथ देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसको नेहरू के द्वारा, जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा दिसंबर 13, 1946 के अंदर इसको मूव किया गया। मतलब इसको असेंबली के अंदर रखा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन ऑब्जेक्टिव को साथ में रखकर जो है उसको तैयार किया जाए। मतलब एक तरीके से जो है ये गाइडेंस की तरह काम करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा इन प्रिंसिपल्स के ऊपर फ्रेम किया जाएगा। इसके अंदर जो है ये एक तरीके से जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल होते हैं एक तरीके से फंडामेंटल की तरह काम करेंगे और फिलोसफी की तरह काम करेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके लिए। तो देखिए इसमें मेन प्रोविज़न हम देख सकते हैं कि क्या थे। इसके अंदर प्रोविज़न रखा गया कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगा, यानी इंडिया जो है किसी के द्वारा जो है इंडिया के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा। इंडिया जो है अपने इंडिपेंडेंटली जो भी डिसीजन होंगे वो सारे के सारे इंडिपेंडेंटली लेगा। इसके ऊपर जो है किसी की कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी, ना ही ये किसी और कंट्री से जैसे कि ब्रिटिश क्राउन वगैरह से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसके साथ साथ देखिए जितनी भी टेरिटरीज़ जो इंडिया के अंदर आती हैं जो कि ब्रिटिश ने
ऑक्यूपाई की हुई थी, उन सबको एक तरीके से यूनियन बना दिया जाएगा, यूनियन ऑफ देम ऑल। उन सबको मिलाकर क्या किया जाएगा, यूनियन फॉर्म की जाएगी एक। इसके साथ देखिए कि जो टेरिटरी हैं उनकी जो प्रेजेंट बाउंड्री है, या तो उनको इनकी प्रेजेंट बाउंड्री के साथ इनको इंक्लूड किया जाएगा, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा डिटरमाइन की जाएगी उनकी बाउंड्री, इनको आप इंक्लूड करके इनको क्या दिया जाएगा, ऑटोनमस स्टेटस दिया जाएगा। यानी इनको इकट्ठा किया जाएगा यूनियन के रूप में, और इनको ऑटोनमी दी जाएगी कि ये अपने मैटर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लिए रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड कर सकते हैं वहाँ के लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, और इनके लिए लेजिस्लेटिव पावर जो है वो भी इनको दी जाएगी कि जो भी इनके मैटर हैं वो खुद रिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्ट सम पावर, लेकिन कुछ पावर ऐसी जो कि यूनियन के पास होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि पूरी की पूरी जितनी भी टेरिटरीज़ हैं उनको क्या किया जा सके, उनको एक तरीके से टुगेदर रखा जा सके, ताकि वो एक दूसरे से सेपरेट ना हो जाएं। तो इसलिए कुछ पावर्स जो है वो यूनियन के पास होंगी, और बाकी जो ऑटोनमी है वो दे दी जाएगी, बाकी जितनी भी हमारी टेरिटरीज़ हैं उन सबको दे दी जाएगी। तो देखिए इसमें जितनी भी सारी की सारी जो ऑल पावर और अथॉरिटी है वो कहाँ से ड्राइव की गई है, वो जो हमारे इंडिया के पीपल हैं, इंडियन पीपल हैं, उनके द्वारा ड्राइव की गई है। क्योंकि देखिए हमें इंडियन पीपल के लिए बेनिफिट के लिए काम करना है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडियन पीपल के लिए बनाया जा रहा है। तो इसलिए जो है ये जो भी अथॉरिटी है और पावर है वो इंडियन पीपल से ही आती है। इसके साथ साथ ये गारंटी देगा, गारंटीड करेगा, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा वो एक तरीके से इंश्योर करेगा, सिक्योर करेगा, क्या सिक्योर करेगा, सभी पीपल जो इंडिया के जो सभी पीपल हैं उनको क्या दिया जाएगा, जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दी जाएगी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। इसके साथ साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी सबको इक्वल समझा जाएगा, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होगा, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन एंड सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ये सभी की सभी जो है, सभी जितने भी हमारे इंडिया के पीपल हैं उन लोगों को क्या दी जाएगी, इन सब चीज़ों की गारंटी दी जाएगी, यानी ये सभी चीज़ें जो उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इसके साथ साथ जो है एडुकेट सेफगार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, किसको, माइनॉरिटीज़ को, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको, ट्राइबल एरिया के अंदर जो पीपल रहते हैं, डिप्रेस्ड जो क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन सबको क्या किए जाएंगे, सेफगार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। इसके साथ साथ देखिए कि इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा, यानी जो हमारी टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखा जाएगा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को, ताकि उसको कोई भी तोड़ ना सके। इसके साथ साथ उसके जो सॉवरेन राइट होंगे उसकी लैंड के ऊपर, वहाँ आसपास जो उसके एरिया के अंदर जो सी लगता है वहाँ पर, और वहाँ की एयर के ऊपर जो है इसके सॉवरेन राइट होंगे, जिसके अंदर कोई भी थर्ड पर्सन हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब ये रिजोल्यूशन जो है उसको अडॉप्ट किया गया सबके द्वारा, इसको यूनानिमसली जो है इसको अडॉप्ट कर दिया गया 22 जनवरी 1947 के अंदर। और इसी जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसी से जो है हमारा क्या निकल कर आता है, इसी से हमारी जो प्रियम्बल है वो निकल कर आती है। यानी जो हमारी प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट, सबसे पहले जो हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन की तरह काम करती है, तो उस प्रियम्बल को इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंस जो एक्ट आया 1947, जब हमारा कंट्री आज़ाद हो गया, तो उसके बाद जो है इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ गए, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस इसके वजह से आए। तो देखिए कि जैसे ही जो है माउंटबेटन जो प्लान है, जो कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, तो हमने देखा गया था कि पहले जो प्रिंसली स्टेट्स है उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही पार्टीशन का प्लान आया और जिसके अंदर टू कंट्रीज़ के अंदर, यानी इंडिया को जो है 2 स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, तो उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट हैं उन्होंने भी क्या किया, इसके अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने भी अदर जो प्रिंसली जो स्टेट है उन्होंने भी अपनी सीट ले ली असेंबली के अंदर, और एक तरीके से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे। और मुस्लिम लीग को जो है इससे सेपरेट कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने अपने लिए जो है अलग से अपने पाकिस्तान के अंदर अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई और अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। अब हम बात करते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा जो है क्या क्या प्रोविज़न इसके अंदर किए गए। अब क्या हुआ, इसने जो है फुल्ली सॉवरन बॉडी बना दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। पहले देखिए ये ब्रिटिश के अंडर काम कर रही थी, जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको चलाना चाह रही थी उसके अकॉर्डिंग जो है उसके इन्फ्लुएंस में ये काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये एक्ट पास हुआ तो एक तरीके से इसने सोवरन बॉडी की तरह काम करना शुरू कर दिया, फुली सोवरन हो गया। अब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था, ये अपनी मर्जी से काम कर सकती थी।
और इसके साथ साथ जो है इसको एम्पावर कर दिया गया कि ये कोई भी लॉ जो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे उनको अल्टर कर सकती है, उनको एब्रोगेट कर सकती है, उनको फिनिश कर सकती है। इसके साथ साथ एक ही लेजिस्लेटिव भी बॉडी भी बन गई, क्योंकि जब तक आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता तो आपके लिए जो इंडियन पीपल हैं उनके लिए ये लॉ भी बना सकती है। तो एक तरीके से इसने लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम किया और एक तरीके से इसने जो है पार्लियामेंट की तरह भी काम किया। तो इसको जो है 2 सेपरेट फंक्शन इसको दे दिए गए, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी जो क्या कर सकती थी, ब्रिटिश से पावर लेके जो इंडियन पीपल के लिए उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकती थी। तो इसके 2 फंक्शन कौन से थे, एक तो फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना फर्स्ट, उसके बाद एनेक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द कंट्री फॉर द कंट्री, यानी कंट्री के वेलफेयर के लिए जो कानून बनाना। ये इसके जो हैं 2 सेपरेट फंक्शन थे और ये दोनों जो है इसको अलग अलग सेपरेट डेज पर क्या किए जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे, अलग अलग डेज पर किए जाते थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए करना है तो वो सेपरेट डे पर करना है, अगर लॉ बनाने के लिए करना है तो वो फंक्शन जो है अलग दिन करना है। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि ये असेंबली जो है एक तरीके से फर्स्ट पार्लियामेंट भी बन गई फ्री इंडिया की। एक तरीके से इसको जो है फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया का नाम भी दिया गया। अब देखिए जब असेंबली एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह जब काम करती थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए काम करती थी, तो उसको चेयर किया जाता था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। लेकिन जैसे ही वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी, जैसे कि अब हमारी पार्लियामेंट करती है तो जो हमारी लोकसभा करती है, पार्लियामेंट करती है, तो वो किसके अंडर काम करती है, तो हमने देखा है कि स्पीकर जो होता है उसके अंडर काम करती है। तो जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी तो उसको चेयर किया जाता था जीवी मावलंकर के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो हमारी राज्यसभा है वो भी राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट उसके अंडर काम करती है। तो इसी तरीके से जो है लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए अलग से जो है चेयर किया जाता था और एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काम करती थी, तब उसको जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चेयर किया जाता था। अब देखिए इसके 2 फंक्शन कब तक ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करती रही, ये करती रही 26 नवंबर 1949 तक अपने ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करती रही, क्योंकि इस डेट पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो चुका था। तो देखिए जो मुस्लिम लीग है उसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर लिया था। ये हमने देख लिया कि 1947 का जैसे ही एक्ट पास हुआ, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, तो मुस्लिम लीग ने अपने लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और उसने जो है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अब जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी रहेगी, वो 299 रहेगी, जो कि स्टार्टिंग में कितनी थी, 389 थी, जिसको फिक्स किया गया था कैबिनेट मिशन के अंदर, जिसको फिक्स किया गया था। अब वो कम होकर 299 रहेगी, क्योंकि इसके अंदर से जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। अब देखिए बाद में जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो हमारी ब्रिटिश जो प्रोविंस थी, यानी ब्रिटिश जो इंडिया थी, ब्रिटिश प्रोविंस जो भी हमने बंगाल, बॉम्बे, मद्रास रीजन के बारे में बात की थी, जो 11 प्रोविंसेस थी, उनके अंदर से क्या किया कि जो 296 उनको सीट्स दी गई थी उनको रिड्यूस करके 229 तक उनको रिड्यूस कर दिया गया। ऐसे ही जो प्रिंसली स्टेट थे उनकी भी 93 से 70 कर दी गई और इस तरीके से जो है इनकी सीट्स को डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि बाकी की सीट्स जो है वो हमारी किसके अंदर चलेगी, वो पाकिस्तान के अंदर चलेगी। तो देखिए बाकी स्टेट वाइज जो मेंबरशिप है वो 31 दिसंबर 1949 के, मतलब उसके अंदर जो है 31 दिसंबर 1947 को बाकी की जो स्टेट वाइज जो मेंबरशिप है असेंबली की, वो डिसाइड कर दी गई कि कौन से स्टेट से जो है कितने मेंबर और कैसे मेंबर होंगे, कितनी कितनी सीट्स जो है वो स्टेट्स वाइज जो है वो डिवाइड होगी। तो इस तरीके से जो है ये डिसाइड कर दिया गया इस डेट में। उसके बाद देखिए दूसरे और कौन कौन से फंक्शन जो है इसके द्वारा परफॉर्म किए गए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, और कौन से फंक्शन जो है इसने परफॉर्म किए। देखिए इसके साथ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जो है काफ़ी सारे लॉज भी इसके अंदर बनाए गए। कुछ और फंक्शन है जो इसके द्वारा परफॉर्म किए गए, हम देख सकते हैं। इसने जो है रेटिफाई किया इंडिया की मेंबरशिप को कॉमनवेल्थ में, कि कॉमनवेल्थ के अंदर जो है इंडिया की मेंबरशिप को इसने क्या कर दिया, रेटिफाई कर दिया। कॉमनवेल्थ कौन सी कंट्रीज़ हैं, देखिए जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर रह चुकी है, जो ब्रिटिश जिनके ऊपर ब्रिटिश रूल कर चुका है, वो सारी की सारी जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर आती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसके अंदर आती है। तो जिनके ऊपर जो है ब्रिटिश रूल कर चुके थे
और जो इनकी एक टाइम पर कॉलोनीज रह चुकी थी और अब जो है इनसे फ्रीडम पा चुकी है और डोमिनियन स्टेटस जो है वो मिल चुका है, तो वो सारे के सारी जो कंट्रीज हैं उनको कॉमनवेल्थ के अंदर रखा गया था कि वो चाहे तो इसको इसकी जो मेंबरशिप है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने इंडिया के लिए इस की मेंबरशिप को क्या किया, रेटिफाई किया कि इंडिया जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर रहना चाहता है। अब देखिए इसने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को, वो कब, 22 जुलाई 1947 को। इसके साथ साथ नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। नेशनल जो हमारा सॉन्ग है उसको भी अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को। जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनको भी इलेक्ट किया 24 जनवरी 1950। और इसके साथ साथ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फाइनल सेशन है वो भी इसके द्वारा हेल्ड किया गया, वो कि कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। तो ये इसका जो है फाइनल सेशन था। उसके बाद इलेक्शन के बाद जो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन चुके थे और उसके बाद जो हमारी पार्लियामेंट ने वर्क करना स्टार्ट किया। तो इसने एक तरीके से प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम किया जब तक कि हमारी जो न्यू पार्लियामेंट है वो फ्रेम नहीं हो गई। कब तक, जब हमारे इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन 1951 के अंदर, 52 के अंदर जो जनरल इलेक्शन हुए हैं तब तक इसने हमारी क्या किया, प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम किया। और वो कब तक थी, 26 जनवरी 1950 तक। तो देखिए कुछ एक कमेटीज़ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बनाई गई थी अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो इसके अंदर देखिए देख सकते हैं हम 8 जो है इसके अंदर काफ़ी मेजर जो कमेटीज़ हैं वो 8 हैं और बाकी दूसरी जो हैं अदर माइनर कमेटीज़ हैं। तो इसके अंदर आप मेजर कमेटी को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, माइनर कमेटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं मेजर कमेटीज़ के बारे में। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा चेयर की जाती थी, हेड की जाती थी, वहाँ पर आप इनके नाम देख सकते हैं। देखिए यूनियन पावर कमेटी, पावर से रिलेटेड जो कमेटी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो सरदार पटेल के द्वारा। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये BR अम्बेडकर के द्वारा जो है हेड की गई थी। इसके साथ साथ देखिए जो एडवाइजरी कमेटी है ऑन फंडामेंटल राइट के ऊपर, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल और इसके साथ साथ जो एक्सक्लूडेड एरिया है उनके ऊपर जो है वो सरदार पटेल के द्वारा। ये जो है कमेटी, इसको आगे 5 सब कमेटीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। अब देखिए 5 सब कमेटी कौन कौन सी हैं। एक जो हमारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है वो कमेटी, वो JB कृपलानी के द्वारा हेड की गई। माइनॉरिटी के अंदर जो आती है वो HC मुखर्जी के द्वारा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो ट्राइबल एरिया है असम का, उसमें से कुछ पार्ट को एक्सक्लूडेड कर दिया गया है, उस वो हेड की गई थी गोपीनाथ भारदोलोई के द्वारा। इसके साथ साथ देखिए असम को छोड़कर जो बाकी का एरिया बचता था यही ट्राइबल एरिया के अंदर, उसको हेड किया गया AV ठक्कर के द्वारा। और इसके साथ साथ एक हमारी कमेटी थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल कमेटी, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे काम करती थी वो कमेटी। ये 5 की 5 कमेटी जो हमारी ये जो सरदार पटेल के द्वारा मेन जो कमेटी हेड की जाती थी उसके अंदर आती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 6th कमेटी के बारे में, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, कि किस तरीके से रूल जो हमने डिसाइड करने हैं वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हेड की जाती थी। स्टेट कमेटी किसके द्वारा की गई थी, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। देखिए स्टेट कमेटी जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो बनाई गई है ना उनके अंदर बात हो रही है, ये हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे है स्टीयरिंग कमेटी जो हमारी किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हेड की गई थी। आगे कुछ माइनर कमेटी दी गई हैं, इनको आप चाहें तो देख सकते हैं, वैसे इतनी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा। हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आगे देखिए कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन के ऊपर जो कमेटी है वो GV मालंकित के द्वारा। एडहॉक कमेटी होती है जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती, इसका काम फिनिश होते ही इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो है S वर्धाचारी के द्वारा जो है इसको हेड किया गया और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये कई बार ये भी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि इन मेंबर में से कौन से मेंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं हैं या हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो S
वर्धाचारी जो है ये असेंबली के मेंबर नहीं थे और इनको एडहॉक कमेटी का मेंबर बनाया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी। उसके साथ साथ देखिए कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर जो प्रोविंसेस थी, जो मैंने आपको 4 प्रोविंसेस बताई थी, उनके ऊपर भी जो है उसको हेड किया जाता था पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। उसके साथ साथ एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविज़न, जो फाइनेंशियल जो प्रोविज़न है वो किसके द्वारा की जाते थे, ये जो है कमेटी हेड की गई थी नलिनी रंजन सरकार के द्वारा, और ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। एक हमारे ये वर्धाचारी और नलिनी रंजन सरकार। आगे देखिए लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ये जो है एस के धर के द्वारा हेड किया गया और ये भी जो है असेंबली के मेंबर नहीं थे। आगे स्पेशल कमेटी ऑन एग्जामिन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, तो ये हमारी जो है एग्जामिन करने के लिए ड्राफ्ट को, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन के द्वारा। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजन्स, ये एस वर्धाचारी के द्वारा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी माइनर जो कमेटी हैं, स्पेशल कमेटीज़, वो बनाई गई थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट अगर कमेटी की बात करें तो ये हमारी है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी ये काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट टास्क था, और ये जो है कमेटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 7 मेंबर थे और जो इसका चेयरमैन था वो बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। तो इसके चेयरमैन जो है वो बी आर अम्बेडकर हैं। उसके साथ साथ बाकी के 6 मेंबर आप देख सकते हैं, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और इसके साथ साथ एन माधव राव जो है इन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मिट्टूर को, क्योंकि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू इल हेल्थ, क्योंकि इनकी हेल्थ जो है स्टार्टिंग में बी एल मिट्टूर को जो है अपॉइंट किया गया था, लेकिन इल हेल्थ की वजह से इनकी जगह जो है एन माधव राव को क्या कर दिया गया था, इनकी जगह अपॉइंट कर दिया गया था। आगे टी टी कृष्णामचारी, इनको भी इन्होंने भी रिप्लेस किया है डीपी कईतान को। डीपी कईतान जो है इनकी डेथ हो गई थी 1948 के अंदर, जो कि मिडल में ही हो गई थी, तो इसलिए जो है इनकी जगह पर टीटी कृष्णामचारी को अपॉइंट कर दिया गया था। आगे देखिए जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसने अपना फर्स्ट जो ड्राफ्ट था वो प्रिपेयर किया। सबसे पहले इन्होंने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर करके पब्लिश कर दिया फैब 1948 के अंदर। लेकिन और इसके बाद जो है लोगों को इसको डिस्कस करने के लिए 8 मंथ्स का टाइम दिया गया, ताकि इसके ऊपर डिस्कशन हो, और कोई भी अगर सजेशन देना चाहता है, कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज करना चाहता है, तो वो इसके अंदर दे सकता है। तो देखिए उसके बाद फिर फर्स्ट के बाद सेकंड जो है ड्राफ्ट वो पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 के अंदर, और फिर से जो है 6 मंथ, कम से कम लेस देन 6 मंथ जो है इसको दिया गया, और उसके बाद जो है फाइनल ड्राफ्ट जो वो तैयार किया गया 141 डेज़ के अंदर अंदर फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया। तो देखिए इसके बाद जो फाइनल जो ड्राफ्ट है वो इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया 4 नवंबर 1948 के अंदर। तो 4 नवंबर 1948 के अंदर इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो प्रेजेंट कर दिया गया, जब सबके द्वारा अपनी अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज कर दी गई। उसके बाद जो है फाइनल ये हमारे सामने 4 नवंबर 1948 को आ गया। उसके बाद इसकी फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट होती है, और जो कि 5 डेज़ तक चलती है 9 नवंबर तक। सिंपल जर्नल डिस्कशन होता है उसके ऊपर कि किस तरीके से क्या कैसे कैसे प्रोविज़न है, क्या कुछ इसके अंदर है, तो वो इसके अंदर सिर्फ जनरल डिस्कशन होता है। उसके बाद सेकंड रीडिंग जो है ये क्लोज बाय क्लोज फिर इसका कंसिडरेशन की जाती है कि क्लोज बाय क्लोज हमने कौन कौन से प्रोविज़न डाले, कौन कौन से आर्टिकल डाले, उसके अंदर की क्या क्या अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, कौन कौन से नेसेसरीज़ हैं, और कौन कौन सी चीज़ उसके अंदर पुट की जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रही। कब इसके अंदर जो है अराउंड आप देख सकते हैं 10 to 11 मंथ्स का टाइम जो इसके अंदर लगा। तो देखिए ये 15 नवंबर से स्टार्ट होकर 1948 से स्टार्ट होकर 17 अक्टूबर 1949 तक ये चलता रहा। तो इसके अंदर जो है ये आप देख सकते हैं 7,653 जो अमेंडमेंट है वो प्रपोज की गई, और एक्चुअली में ओनली इतने को डिस्कस किया गया। उसके बाद फाइनल जो थर्ड रीडिंग थी वो 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुई, और उसके अंदर जो है पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक तरीके से पास करने के लिए मूव कर दिया गया। तो इसके बाद जो है इसको 26 नवंबर 1949 के अंदर इसको पास कर दिया गया, और सबने इसके ऊपर जो भी प्रेजेंट मेंबर थे उन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर किए। तो आप देख सकते हैं उस टाइम पे टोटल 299 मेंबर थे असेंबली के अंदर, इसमें से 289 जो है वो प्रेजेंट थे, और साइन इनके द्वारा जो है इसको साइन कर दिया गया। और इस तरीके से ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडोप्ट कर लिया गया।
तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जो कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, तो उसके अंदर एक प्रियम्बल थी और जो है 395 क्या थे आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। और एक तरीके से जो प्रियम्बल है वो कब बनाई गई, ये जब पूरा का पूरा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हो चुका था, सबसे लास्ट में हमारा जो प्रियम्बल को लिखा गया। लेकिन अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें प्रियम्बल को सबसे पहले लिखा गया और बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, पूरा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो है प्रियम्बल को बनाया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर में जब हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर और डिटेल से हम जानेंगे। तो देखिए जो बी आर अम्बेडकर के बारे में अगर हम बात करें तो ये लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम के, और ये जो है काफ़ी मतलब एक प्रोमिनेंट पर्सन थे जिन्होंने असेंबली के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। देखिए इनको जाना जाता है अपनी लॉजिकल, फोर्सफुल और परसुएसिव जो इनके आर्गुमेंट्स हैं जो कि उन्होंने असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया है, उनके लिए इनको काफ़ी जाना जाता है। ये काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे और इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी ब्रिलियंट राइटर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे ये, किसके जो हमारी शेड्यूल कास्ट और चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे ये। एक तरीके से जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इनको जाना जाता है, और एक तरीके से इनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारी मनुस्मृति जो है वो मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई है, मनु के द्वारा लिखी गई है, और वो जो है एक तरीके से हमारे एंशियंट इंडिया की लॉ बुक है। और अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न के अंदर जो है बी आर अम्बेडकर को मॉडर्न मनु के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने हमारी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि एक लॉ बुक है उसको फ्रेम करने में काफ़ी, उसको ड्राफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। उसके बाद बात करते हैं एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एनफोर्समेंट कब हुई, कैसे हुई। तो देखिए इसकी कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये सभी के सभी फोर्स में आ गए थे जिस टाइम पे हमने इसको अडॉप्ट किया था। जिस टाइम पे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया उसी टाइम पर उनको क्या कर दिया, फोर्स में ला दिया गया। ये कुछ प्रोविज़न थे जो कि इमीडिएटली इफेक्ट में आने जरूरी थे, जो कि 26 नवंबर 1949 को इनको फोर्स में ला दिया गया। लेकिन अगर हम बाकी की बात करें, बाकी का जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फोर्स में आया, वो 26 जनवरी 1950 को जो है क्या किया गया, फोर्स में आया, और उसी डे को हम जो है रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा 26 जनवरी 1950 जो है वो उसके दिन हमारा क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। और अगर हम अडॉप्ट करने की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिए, ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और यहाँ पर जो है इन डेट में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इनको अच्छे से जो आपने ये याद कर लेना है। आगे देखिए कि ये 26 जनवरी हमने ये डेट क्यों चुनी इसको फोर्स में लाने के लिए, क्योंकि इस डेट में क्या किया गया था, एक तरीके से इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस थी। क्यों? क्योंकि इस डेट में 1930 के अंदर जो पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, और एक तरीके से पूर्ण स्वराज्य डे जो है, पूर्ण स्वराज जो डे सेलिब्रेट किया गया था लाहौर सेशन के अंदर, जो कि रावी नदी के किनारे पर किया गया था। जो हमारी रावी रिवर है उसके किनारे पर, उसके बैंक पर जो है इसको हेल्ड किया गया था, और वहाँ पर जो है इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको क्या किया गया था, प्रिजाइड किया गया था। तो उसकी अध्यक्षता में जो है यहाँ पर क्या किया गया था, 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज्य डे मनाया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो 1947 है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जितने भी प्रोविज़न थे इसके बाद यहाँ पर रिपील कर दिए गए। और हमारा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आ चुका था, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही लागू होगा, इसलिए जो पहले ये वाले जो एक्ट थे इनके अंदर जो भी लॉ बनाए गए थे उन सबको क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। इसके साथ साथ जो अबोलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल की जो जुरिस्डिक्शन थी, जो प्राइवी काउंसिल थी उसकी जुरिस्डिक्शन को भी क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया। आगे बात करते हैं हम एक्सपर्ट कमेटी। अब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जो एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस जिसने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी उसके अंदर काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। काफ़ी सारा जो मटेरियल वगैरह जो इसने प्रिपेयर किया था उसके लिए इसको जाना जाता है। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर मेंबर थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो कि इसके चेयरमैन थे एक्सपर्ट कमेटी के, एस आसफ अली, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गिडगिल,
हुमायूं कबीर और के संथानम। तो ये सारे के सारे जो है इस एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर थे। अगर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप एक इसके ऊपर नज़र डाल सकते हैं। आगे देखिए जो कृष्णा कृपलानी है, उसने जो है वो एक तरीके से को एप्टेड मेंबर थे और उन्होंने जो एक तरीके से संचालक की तरह काम किया, इस कमेटी का जो संयोजक की तरह काम किया इन्होंने। और इसमें जो है इसकी 2 सीटिंग्स हुई, एक जो है न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी जो कि जुलाई 1946 के अंदर हुई थी, और दूसरी जो है वो बॉम्बे के अंदर हुई थी जो कि अगस्त 1946 के अंदर हुई थी। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे देखिए क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। देखिए कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो इसको इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं, इसके पीछे कुछ रीज़न है। देखिए नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इन्होंने कहा कि ये लोगों के द्वारा डायरेक्टली इसको इलेक्ट नहीं किया। देखिए हमने पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि इसको जो है किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता था, लिमिटेड जो फ्रेंचाइज थी उनके द्वारा, जो प्रोविंशियल जो असेंबली थी, प्रोविंशियल असेंबलीज, उनके जो मेंबर थे वो क्या करते थे, वो इनको इलेक्ट करते थे। उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट किया गया था, यानी ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं की गई थी। और इसके अंदर जो लोग थे वो भी लिमिटेड थे, यानी फुल्ली जो है एक तरीके से ये जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, यानी ये लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये सिर्फ जो कुछ एक अमीर और प्रॉपर्टी होल्डिंग जो पर्सन थे उनको ही क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। जो एजुकेटेड पर्सन उनको रिप्रेजेंट करती है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको रिप्रेजेंट नहीं करती। इसलिए जो है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहाँ पर जो है कोई भी एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हुई थी, इसलिए ये जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। उसके बाद बात की गई है नॉट अ सोवरेन बॉडी, इसको जो है सोवरेन बॉडी भी नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि ये क्रिएट की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो प्रपोजल दिया गया था उसके अंडर, यानी जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसके अंदर जो है इसको उसके जो अंडर जो प्रोविज़न दिए गए थे उसके अंडर इसको क्या किया गया था, प्रिपेयर किया गया था। इसलिए जो कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये अपने आप से जो इंडियन पीपल के द्वारा जो है इसको क्रिएट नहीं किया गया था, इसलिए जो है इसको नॉट ए सोवरेन बॉडी माना जाता है। उसके बाद देखिए टाइम कंज्यूमिंग, इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है, इसलिए जो है इसको टाइम कंज्यूमिंग माना जाता है। क्योंकि जो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनने में ओनली 4 मंथ्स लगे थे, उसको पूरा का पूरा काम ख़त्म करने में, इसलिए इन्होंने जो है इसको टाइम कंज्यूमिंग माना है। और जो नसीरुद्दीन अहमद है उन्होंने इसको क्या बोला है, ड्रिफ्टिंग कमेटी, इसको जो है एक तरीके से ड्रिफ्ट पैदा करने वाली कमेटी बोला है। उसके बाद देखिए डोमिनेट किया जाए, अगला क्रिटिसिज्म है कि डोमिनेट किया गया इसको कांग्रेस के द्वारा, यानी इसमें जो है कांग्रेस के मेंबर जो है वो ज़्यादा थे और बाकी जो दूसरे सेक्शन थे जो उनको पूरा का पूरा रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर एक जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, ये एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये ग्रेविन ऑस्टिन का मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये 1 पार्टी बॉडी है, यानी एक पार्टी कौन सी, कांग्रेस, यानी ये सिर्फ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। और इसने उन्होंने कहा कि जो असेंबली है वही कांग्रेस है और जो कांग्रेस है वही इंडिया है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने पूरे के पूरे कंट्री को सिर्फ कांग्रेस से, 1 पार्टी कंट्री से जो है इसको दर्शाया है। इसके अंदर सिर्फ ओनली 1 पार्टी की ही डोमिनेंस थी और वो कौन सी थी, कांग्रेस। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि इसके अंदर सारे के सारे जो भी मेंबर थे वो कांग्रेस के मेंबर थे और उन्होंने इसको जो है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस कहा है। इसके साथ साथ देखिए उन्होंने कहा है कि ये लॉयर और पॉलिटिशियन के द्वारा डोमिनेट की गई है, यानी इसके अंदर जो दूसरे पीपल हैं, जो सोसाइटी का अदर सेक्शन है, उनको इसके अंदर कोई भी जगह नहीं दी गई है, उनको सफिशिएंटली जो है रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। इसमें जो पढ़े लिखे जो एजुकेटेड पीपल हैं, जो कि लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, सिर्फ उनकी ही डोमिनेंस है। और इसी वजह से ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी बल्कि है और उसके अंदर जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का भी यूज़ किया है। उसके बाद देखिए अगला क्रिटिसिज्म है डोमिनेटेड बाय हिंदूज। इसके अंदर जो है लॉर्ड विस्काउंट साइमन, इन्होंने कहा है कि ये बॉडी ऑफ हिंदूज है, यानी इसके अंदर जितने भी मोस्टली जो मेंबर हैं वो हिंदूज हैं, यानी हिंदूज के द्वारा इसको डोमिनेट किया गया है। इसके साथ साथ विंस्टन चर्चिल का भी इन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया, ओनली 1 मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, जो कि हिंदू जो है वो 1 मेजर कम्युनिटी है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करती है, यानी हिंदू कम्युनिटीज़ को ही रिप्रेजेंट करती है। तो ये सारे इसके क्रिटिसिज्म हैं। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हम देख सकते हैं
कि ये काफ़ी जो हमारे जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं तो उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी आप देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल यूज़ किया गया था वो एलिफेंट यूज़ किया गया था। जो BN राव हैं वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र यानी लीगल एडवाइज़र के रूप में उनको अपॉइंट किया गया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइज़र थे। तो वो कौन थे? BN राव थे। इसके साथ साथ देखिए सेक्रेटरी की बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी हैं वो HBR यंगर है। चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो वो SN मुखर्जी हैं। कैलीग्राफर की बात करें तो वो प्रेम बिहारी नरेन रायजादा हैं। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था हैंड रिटन, जो कि इटैलिक जो ये हमारी थोड़ी इस तरीके से तिरछी सी लैंग्वेज में जो लिखा जाता है इटैलिक, तो इसमें इटैलिक जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इनके द्वारा ही इटैलिक स्टाइल के अंदर हैंड रिटन किया गया था। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नरेन रायजादा। तो ये यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ स्टेट पीसीएस में ये जो है पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। इसके साथ ये देखिए जो ओरिजिनल वर्जन है, जो ओरिजिनल वर्जन जो आया था कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया गया था जो आर्टिस्ट थे उनके द्वारा। अब ये कौन कौन से थे? तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं शांति निकेतन, इसके साथ साथ नंद लाल बोस और बावहार राम मनोहर सिन्हा, तो इनके द्वारा इसको क्या किया था? डेकोरेट किया गया था। बावहार राम मनोहर जो सिन्हा है इन्होंने इसको इलिस्ट्रेट किया, ब्यूटीफाई किया, ऑर्नामेंटेड किया, मतलब इसको एक तरीके से काफ़ी इसके अंदर जैसे अब देखते हैं कि जो पेजेस वगैरह होते हैं उनको फूल पत्तियों से सजा देना, उसके चारों तरफ बाउंड्रीज वगैरह बना देना, तो इस तरीके से उसको इल्यूमिनेटेड किया है, ब्यूटीफाई किया और ऑर्नामेंटेड किया है इन्होंने। ओरिजिनल प्रियम्बल जो है हमारी उसको भी कैलीग्राफ किया है, कैलीग्राफ किया गया था जो हमारे प्रेम बिहारी रेन रायजादा इनके द्वारा कैलीग्राफी की गई थी, और जो राम मनोहर सिन्हा है उनके द्वारा इसको क्या किया था? ब्यूटीफाइड किया गया था, प्रियम्बल को भी और कॉन्स्टिट्यूशन को भी। और अगर हम हिंदी वर्जन की बात करें, हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी किसने की है, मतलब राइट किसके द्वारा किया है? तो ये वसंत कृष्णा वैद्या इनके द्वारा किया गया है, और डेकोरेटेड और इल्यूमिनेटेड किया गया है नंदलाल बोस के द्वारा। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर हम हिंदी टेक्स्ट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी टेक्स्ट है उसके बारे में बात करें तो ओरिजिनली देखिए, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी जो है इसको टेक्स्ट किया जाए, पर लेकिन इसको 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 आया, तो उसके अंदर जो है इसके अंदर क्या किया गया? न्यू आर्टिकल जो है वो इंसर्ट किया गया 394A, जो कि लास्ट पार्ट में है। लास्ट पार्ट कौन सा? जो 22 पार्ट है, 22nd पार्ट, उसके अंदर जो है इसको इंसर्ट किया गया और बात की गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो है हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी टेक्स्ट किया जाए। तो इसकी पूरी की पूरी अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट के अंदर दी गई है कि प्रेसिडेंट जो है वो देखेंगे कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रांसलेशन करनी है हिंदी लैंग्वेज के अंदर, और जो भी मॉडिफिकेशन होगी, जैसे जैसे अमेंडमेंट होगी तो उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन आए तो वो जो है उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कन्फर्मिटी बनाए, कन्फर्मिटी बनी रहे उनके अंदर। ऐसा ना हो कि इंग्लिश का जो वर्ड है उससे कुछ और मीनिंग निकल रहा है और हिंदी में जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम उसका कुछ और मीनिंग निकल रहा है। तो उन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? कन्फर्मिटी होनी चाहिए उनके स्टाइल में, टर्मिनोलॉजी के अंदर जो भी इसके अंदर अडोप्ट किए जाएंगे। तो ये जो है अथोराइज किसको किया गया? प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट जो है इसके लिए प्रोविज़न बना सकते हैं। और जितनी भी अमेंडमेंट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले इनकॉर्पोरेट की गई थी, यानी कि जो हमारा जो भी अमेंडमेंट है जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई हैं 1987 से पहले, यानी 50 जो हमारी ये अमेंडमेंट है 58 अमेंडमेंट से पहले जितनी भी अमेंडमेंट है उन सबको भी क्या किया जाएगा? उनको भी हिंदी के अंदर टेक्स्ट किया जाएगा। तो इसके अंदर हम देख चुके हैं, यही इसके अंदर लिखा गया है कि इंग्लिश के अंदर इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की के अंदर जो भी इंग्लिश वाले वर्जन में जितनी भी अमेंडमेंट की गई है उनको जो है हिंदी के अंदर भी ट्रांसलेट किया जाए। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ जो है यहाँ पर की गई है, ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरी अमेंडमेंट, जो भी अमेंडमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लिखा है उसको जो है ओरिजिनल टेक्स्ट में जो इंग्लिश में लिखा है उसको क्या करना है? उसको हिंदी टेक्स्ट के अंदर जब जैसे जैसे सुटेबली लगे प्रेसिडेंट जो उसको रिवाइज करवा सकता है,
ताकि उसके अंदर कन्फर्मिटी बनी रहे, कोई भी डिफ़िकल्टी अगर राइज होती है तो उसको भी दूर किया जा सकता है। और ये सेम चीज़ फिर से वही है कि आप इसको देख सकते हैं। आगे देखिए अलोकेशन ऑफ द सीट्स कि किस तरीके से अलोकेशन किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर अलोकेशन कैसे किया गया था। तो देखिए हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि टोटल जो है 389 जो है वो सीट्स थी, उसके अंदर जो है 292 जो सीट्स हैं वो 11 जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं उनको दे दी गई, 4 जो है चीफ कमिश्नर जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर आ गई हैं, और 93 जो है वो हमारी किसके अंदर है, वो प्रिंसली स्टेट के अंदर है। उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या आया था इलेक्शन का, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो 208 जो सीट्स हैं वो हमने देखा कांग्रेस के द्वारा, 73 जो है वो मुस्लिम लीग्स के द्वारा, और यहाँ पर 7 देख सकते हैं जो लोकल छोटी मोटी पार्टीज़ हैं उनके द्वारा की गई हैं, और 8 जो है वो इंडिपेंडेंट के द्वारा, और टोटल ये 296 जो है सीट्स हैं। आगे देख सकते हैं कि कम्युनिटी वाइज अगर आपने रिप्रेजेंटेशन देखना है तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये सब दिखाया हुआ है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सेशन की बात की गई है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेशन, यहाँ पर टोटल मिला के जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 सेशन हुए हैं, और 11 सेशन के बाद ही पूरा डिस्कशन होने के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ है। तो ये इनके डेट्स वगैरह इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इनको देख भी सकते हैं। यहाँ पर 11th जो हमारा सेशन था वो यहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर हमारी फाइनल रीडिंग हुई, और फाइनल रीडिंग के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर तैयार हुआ। इसके बाद देख सकते हैं कि वर्ल्ड के जो दूसरे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको फ्रेम होने में कितना टाइम लगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो देखिए यूएसए के अंदर यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेनली 7 आर्टिकल्स हैं, ओनली 7 आर्टिकल्स, और इसको बनने में जो है लेस देन 4 मंथ्स का टाइम लगा है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा देखिए, कनाडा के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 147 आर्टिकल्स हैं, और इसको बनने में जो है 2 ईयर्स और 6 मंथ्स का टाइम लगा है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो यूएसए का बना हुआ है, ये 1787 के अंदर बना है। और कनाडा की अगर हम बात करें तो ये 1864 के अंदर बना है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 128 जो है इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, इसको बनने में लगभग अबाउट 9 ईयर्स लगे हैं, और ये 1891 के अंदर यानी 900 जो 19th सेंचुरी है उसके अंदर इसको बना है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 153 इसके अंदर आर्टिकल है, और 1909 में ये बनकर तैयार हुआ है, और इसको बनने में 1 ईयर का टाइम लगा है। और हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 395 जो है इसके अंदर आर्टिकल्स थे, और ये हमारा जो है बनकर तैयार हुआ था 1949 के अंदर। और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज इसके अंदर लगे थे। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड press the bell icon for the updation of the latest video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.